एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे आपके मन में जो भी दुविधा होगी सिविल सर्विसेज को लेके, उसके प्रिपरेशन को लेके, या और भी किसी भी तरह का किसी भी स्तर पर कोई भी प्रश्न, आप लोग सीधे और समझने से आप लोग जो है सो संवाद करें। और कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है और भविष्य में क्या उसकी रूपरेखा होगी, इस विषय पे। और प्रभात जी आप लोग के समक्ष हैं और हम स्वागत करेंगे प्रभात जी का, और अपना जो है ये अनुभव भी आप लोगों को शेयर करेंगे। इनमें से बहुत लोग पहले भी इनका इंटरेक्टिव सेशन जो है अटेंड कर चुके हैं, लेकिन इस बार आप लोग कीजिए अटेंड, और काफ़ी आप लोगों को इसमें आगे आप लोग की तैयारी, प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज एक कैसे भी हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इनका हम व्यक्तिगत कुछ करना है, ऐसा ये बहुत मतलब समझिए कि विरले मिलेगा कि अपने क्षेत्र के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए करना। और सिविल सर्विसेज जैसा आप लोग को पता होगा कि बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, क्योंकि इसके विषय में ये कहा भी जाता था पहले, एक हम कहते भी थे कि ये एक एलिट सेक्शन का, एक कुछ खास वर्ग के लोग हैं, जैसे अभिजात वर्ग या इस तरह से उन्हीं लोग के लिए। अब ये इसको मासेस के तौर पे ले जाना है कि एक आखिरी व्यक्ति भी है वो भी स्वप्न देख सके, भले ही वो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं उसकी पढ़ाई हुई हो, लेकिन वो भी सिविल सर्विसेज की परिकल्पना और इस प्रतिष्ठित परीक्षा को वो तैयारी करे, वो क्रैक करे और आगे जो है सो स्वतंत्र और खुले मन से, कहीं कोई इसमें कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है। जिस तरह की आपके पास प्रश्न होंगे या कोई भी अगर आपके पास सुझाव हो, फीडबैक हो या कोई शिकायत भी हो, तो आप लोग एकदम खुले मन से आप लोग संवाद कीजिए। और हम स्वागत करते हैं प्रभात जी का। इसमें बातचीत करते हैं हम लोग, है ना, ये खड़ा भी जाता है और आप मुझे सुनना चाह रहे हैं, तो कुछ तो अचीवमेंट रहा होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ और जिसकी वजह से आप लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं। और आप लोग अगर सुनना चाह रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों सुनना चाह रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट जो सक्सेस होता है, जो मैंने पाई है, वो आप भी पाना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो, है ना। ये तो बेसिकली यही चीज बात की जाएगी कि कुछ चीजें हैं, मतलब एक समझ के चलिए कोई एक चीज है जिसको आप पाना चाहते हो, है ना। ये तो कभी मैं भी उस तरह से था कि मैं चाहता था कि काश ये चीज मुझे मिल जाए, है ना। ये तो वो पाने के प्रोसेस में क्या प्रक्रिया रही है, तो इस पे मेनली डिस्कशन रहेगी आज हम लोगों की, है ना। तो जैसे सबसे स्टार्ट में कहेंगे ना आपकी, जैसे देखिए कि सोचते हैं ना कि जिस तरह का एग्जाम होता है और एक IAS हो गया, IPS हो गया, तो बचपन में जैसे बहुत सुनते थे ना कि जैसे IAS बन जाओ, IPS बन जाओ तो पूरा जिला संभालता है, इस तरह से ये तो बहुत बड़ी चीज रहती है ये। जब आप सोचते हैं कि IAS होता क्या है, और अगर आप इस फिगर पे जाते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन होता है हर साल, चाहे IAS हो गया, IPS हो गया, है ना, ये फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स, हर किसी का रोल अलग अलग डिफाइंड है, वो समय के साथ पता चलता है। बट आप सोचिए कि वैकेंसी केवल जो है वो 1000 लोगों की ही निकलती है साल भर में, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया ना कि अगर आप रिजर्वेशन में है तो 50% उधर चला गया, जनरल में तो 50% इधर चला गया, आपकी कोई अगर डिसेबिलिटी है ना, ये कुछ तरह की, तो आधी सीट आपकी वहां कट गए, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है ये। तो लोगों का थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को, ये एग्जाम को, है ना। ये लेकिन अगर ये मुश्किल है लेकिन फिर भी इसके बारे में लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो आप जिंदगी की सच्चाई है कि नहीं है, बहुतों की होगी, है ना। ये आप ये सोचो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आज डेट में यहाँ बैठे हो, है ना, ये क्या उन परिवार में किसी को मौका मिल रहा है कि आपकी तरह पढ़ाई कर पा रहा है? नहीं होगा ना, कि जिस सुविधा में आप बैठे हैं वो सुविधाएं किसी और को मिल रही हो, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी बात कर रहे थे कि तुम्हारी जैसी सुविधाएं होती तो हम तो कलेक्टर होते आज के डेट में, है ना। ये तो एक रहता था कि भाई ऐसा क्या चीज है जो कलेक्टर की बात करते हैं इस तरह से चीजों का, और क्यों आखिरकार। अब ये देखिए कि जैसे आप अपने पूरे परिवार में इकलौते ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे टाइप में है ना, और आप तैयारी भी करने आए हो। आपसे कम पढ़े लिखे तो बहुत लोग होंगे ना जो नहीं पहुंच सकते, सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का तैयारी भी करें, है कि नहीं। और बहुत लोग इस उम्मीद में है कि उनके घर का एक लड़का जो है, एक बेटा एक बेटी जो है वो तैयारी कर रही है सरकारी नौकरी का, आने वाले दिनों में वो एक कमिश्नर बन जाएगी, एक IAS बन जाएगी, है ना। ये तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये भी तो उम्मीद लोग लगाए रहते हैं कि नहीं, बताइए। हर घर परिवार में होगा ऐसा, ठीक है।
अब ये सोचो कि जब अपने आप को देखो, आप एक तो ये कि आप जो क्वालिफाई कर लेते हो और दूसरा आप जो क्वालिफाई नहीं होना, तो उनकी जो उम्मीदें है ना ये कि कोई ना कोई जो है वो उनका जिंदगी सुधारेगा, वो सब मिट्टी में मिल गया है। उनको फिर एक अगला जनरेशन का उनको इंतजार करना पड़ेगा, कोई अगली पीढ़ी आएगी जिसमें कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला होगा, जो कोई अच्छा काम करेगा और हमें सबको गरीबी से निकालेगा। ठीक है, तो आप जब इन चीजों देखते हो तो क्या आप खुद चाहते हो कि ये काम जो है ना कुछ गरीबी मिटाएंगे, वो कुछ अच्छे जगह पे जाएंगे, या ये काम आप खुद करना चाहोगे? और जब खुद के पास मौका है, टाइम है आपके पास, है ना ये, और आप अगर नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि आप किसी और से उम्मीद करो कि वो आपके लिए कर लेगा? ये चीज नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीजें रहती है कि एक बार बनते हैं तो उसे डिफरेंस क्या आता है। आप किसी कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं आप किस चीज का। ठीक है, क्या रिलायंस कंपनी, अडानी की कंपनी में किसी में चले जाए, टाटा कंपनी में कहीं जॉब लग गई आपकी, है ना, ये कुछ एक पार्टिकुलर काम दिया जा रहा है, आपने काम किया, आपको तनख्वाह मिली, ठीक है, ये अपना जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह का जॉब नहीं होता है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझो कि एक जो आप करना चाह रहे हैं और कुछ पॉजिटिविटी चीजें हैं तो पूरी सरकार आपको अप्रिशिएट करती है करने के लिए। आप कोई स्कीम करना चाहते हो, कोई लाना चाहते हो कि इस चीज को ऐसे सुधारा जाए, तो आप अकेले नहीं हो, आप सब कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, एक जैसे सवाल होता है, ठीक है, जैसे यूपीएससी के टाइम में था कि एक क्वेश्चन के ऊपर मैं तैयार कर रहा था, इंटरव्यू में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? ठीक है, और अगर आप आईएएस नहीं बने तो फिर क्या, जिंदगी खत्म है आपकी? इन दोनों सवाल का आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसमें ये फर्क समझ में आ जाता है कि आखिरकार बनते हैं उसमें क्या डिफरेंस है और नहीं बनेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है ना। ये बीच में एक और भी चीजें हैं, एक और तीसरा चीज भी है जहां आप बिल्कुल निकम्मा बन के रहते हो। ठीक है, कि कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि ठीक है बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है, बस पढ़ रहे हैं, निकले ना निकले क्या फर्क पड़ता है, एक बार देख लेते हैं तैयारी करके। जो बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसे तो कभी बीच में नहीं रहना है किसी को भी, है ना, ये या तो इधर रहो या उधर रहो, या तो क्वालिफाई होगा या तो क्वालिफाई नहीं होगा, है ना, ये दो चीजें हैं। अब दोनों में आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए बताता हूं कैसे, कि आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं ना तो आप एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। यहां ये चीजें हैं कि आपने जब इतना कुछ पढ़ाई किया, जैसे आप पूरा सिलेबस देखोगे ना यूपीएससी का, ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे और इवन जब कंपटीशन देखोगे तो 6 से लेकर 12 तक का जो आपकी बेसिक किताबें होती है ना, ये मैक्सिमम उसी से चीजें आती हैं। और इसके बाद अगर इन डेप्थ स्टडी है तो वो चीजें हैं। ये भी चीज आप गौर करोगे कि आपने अगर 1 साल पहले कोई किताब पढ़ी तो आपको आज डेट में याद नहीं होगा वो। ठीक है, तो पूरे देश में जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे कोई दिल्ली में पढ़ रहा हो, कहीं का भी हो, है ना, ये कितना भी मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो, है ना, ये कितना ब्रिलियंट हो, हर किसी के साथ यही समस्या होती है। ठीक है, कि आप अगर आज पढ़े हो तो जरूरी है कि 3 महीने बाद आपको सेम चीज याद नहीं रहेगा, साल भर बाद तो आपको याद रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस मद्देनजर आप सबके सब बराबर लेवल पे हो, तो इसमें फिर कुछ लोग क्वालिफाई करते, कुछ लोग नहीं करते, उसके पीछे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आपको पता है कि साल भर में हम चीजें भूल जाएंगे, तो क्यों ना एक ही चीज को 5 बार रिवाइज किया जाए पूरे साल में, तो कुछ समय तक तो याद रहेगा ना। और इसमें एक मेहनत होती है, ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस कुछ अलग से पूछा जाता है जो आपको नहीं आएगा आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन आई थी कि मेरे टाइम में ही कि मैकब्राइड कमीशन क्या है ना, ये, और ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या है ना, ये इस यूनेस्को नहीं, क्वेश्चन ऐसा था कि यूनेस्को ने जो मैकब्राइड कमीशन लाई थी, है ना, ये उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या था और इंडिया का क्या स्टैंड है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये क्वेश्चन ऐसा था कि 95% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि मतलब मैकब्राइड कमीशन थी क्या। ठीक है, अब मेरे पास भी क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे भी नहीं आता था क्या है ये, लेकिन मैंने क्या सोचा उसमें कि देखिए आप जो 2 साल पढ़ाई किए हो ना, तो आप यूनेस्को के बारे में तो पढ़ते ही हो कि यूनेस्को क्या काम करती है, इंडिया किस तरह की कंट्री ये भी आपको पता है कि डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, क्या स्टैंड हो सकता है हर जगह पे, जब भी कोई अगर रिपोर्ट आती है, डेवलप्ड कंट्रीज भी है, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, है ना, ये तो इन सब। और जब यूनेस्को है तो यूनेस्को कोई भी तरह की कमेटी बनाएगी
तो वो किस तरह का रिपोर्ट देगा? जैसे यूनेस्को क्या है, कल्चरल से रिलेटेड चीजें है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा बनाएगा कि यूनेस्को जो है वो आपका कल्चरली हेरिटेज के लिए है। डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके जो कल्चरल जो रिसोर्सेस हैं उसको वर्ल्ड लेवल पे लाकर जो है वो उनको और डेवलप किया जा सकता है। जिनके पास वो कल्चरल हेरिटेज है, जो रिसोर्सेस हैं, उनको इससे फायदा पहुंचेगा, तो वो भी उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उनकी इनकम एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। अब इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन का जो इंटरेस्ट होता है वो बाकी डेवलपिंग नेशन का भी है कि ऐसा ना हो कि सारे प्रॉफिट को डेवलप्ड नेशन ही ले ले, है ना। ये डेवलपिंग कंट्रीज का ध्यान होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर मैकब्राइट कमीशन का ये था रिपोर्ट था, कोई वन ऑफ द रिपोर्ट्स ये थे। आप ये देखो कि ना पता होते हुए भी मैंने मतलब 2 पन्ने का ये पूरा चीज कहानी लिख दिया, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यूनेस्को क्या काम करती है आपने वही चीज देखा है। यूनेस्को कुछ भी करेगी तो कुछ फायदे के लिए करेगी, और जब भी फायदे की बात आएगी तो 2 में लड़ाई हमेशा होगा डेवलपिंग में, है ना। ये तो ये सारी चीज क्या है, अचानक से दिमाग में नहीं आए। आप ये साल में पढ़ते हो ना, ये एनालिसिस करते हो आप, ठीक है, कि अगर कोई स्कीम आई है ना, जैसे आपको कोई स्कीम आई आपने पढ़ लिया, ठीक है, कि हर घर नल योजना, तो एक साधारण लाइन पढ़ लिया कि हर घर में नल रहेगा, लेकिन क्या आपने डीपली सोचा कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इससे मतलब जो है वो आपकी सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, और इससे एजुकेशन को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि जैसे जो मतलब जो लड़कियां होती थी घर में, छोटे छोटे बच्चे होते थे, घर की औरतें होते थे, जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पानी लाती थी, उनका टाइम बचेगा, वो ज्यादा ध्यान अपने बच्चों पे दे पाएंगे या पढ़ाई पे दे पाएंगे, है ना। ये होता है डीपर एनालिसिस, कि आप अगर कोई भी स्कीम को देख रहे हो तो उससे क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये जब एनालिसिस करके आप साल भर पढ़ोगे ना, तो गारंटी है कि आप फेल नहीं होगे, पास ही होगे, ठीक है। या दूसरा चीज, आपका जो दिमाग है ना वो एक दिन में नहीं बनता है कुछ अच्छा करने के लिए। जब इस तरह से सोचते रहोगे चीजों के बारे में कि जैसे कोई स्कीम आया उसको कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या इम्पैक्ट्स होंगी, इससे कौन लोग हैं जो दुखी होंगे और कौन लोग हैं जिनके फेवर में काम करेगा, है ना। ये ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगी, और यही चीज आप हर एक चीज के लिए करोगे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हड़प्पन सभ्यता पढ़ा आपने, ठीक है, आपने सोचने की कोशिश की मतलब कि हड़प्पन सभ्यता में जो था इस तरह से ऑर्गेनाइज सिटी थे, लेकिन आज से गया का हाल देखो कि ये ऑर्गेनाइज है। पहले जब नालंदा की बात करते थे तो पूरा ऑर्गेनाइज एक कॉलोनी होती थी, यहाँ पे लाइब्रेरी होती थी, बट समय के साथ कैसा हो गया ये। तो जो भी चीजें हो गई ना, खंडर तो हुआ ही, लेकिन बाद में झुग्गी झोपड़ियां इतना जो अनप्लान तरीके से सिटी हो गया है, इसे किसको क्या फायदा है ना। ये अब मान लो कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये तो वो किस तरह से होगी ताकि वो पूरा प्लान सिटी की तरह बने वो। तो ये सब तभी आता है जब डे बाय डे आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते, दिमाग में सोचते हैं कि उसका बिगर पिक्चर क्या होगा। आप क्वालिफाई करने के बाद आईएएस नहीं बनते हो, आप जब यहाँ बैठ गए हो ना उस दिन से आईएएस बनते हो कि आप हर चीज पर एक अच्छे दिमाग से सोचते हो कि इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। आपको यहाँ जो भी चीज पढ़ाया जाता है इसलिए नहीं पढ़ते हो आपकी मतलब कहीं एग्जाम में आएगा तो आंसर लिख देंगे। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे, जैसे कि अनामिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, ये आयरन टैबलेट से सब की जो बात करते हैं अनामिया सब की, तो आप एक डीपली सोचोगे ना कि आखिर में पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस सोसाइटी के लिए काम करने जा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जो ये है मतलब कि लेडीज होती हैं, है ना, ये बेसिकली आयरन की कमी होती है क्योंकि डाइट ही वैसी नहीं है यहाँ पे कि लोग सही हो पाए, ठीक है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो क्या किया जाए ताकि इस तरह की जो समस्या है वो खत्म हो जाए, है ना। ये बहुत सारी जैसे जो बीमारियां होती है, जैसे पोलियो हो सकता है, समय के साथ तो खत्म होगा वो, बट कभी ना कभी किसी ने तो सोचा होगा ना कि घर घर जाकर अगर पोलियो ड्रॉप दिलवाया जाए तब इसको एक सही तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कब ऑफिसर बन जाओ, जब इस पोस्ट में पहुंच जाओ तो आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, आपको बस ठीक है, शर्ट पैंट अगर फट गया मतलब बनियानी फट गया तो आपको कोई और कपड़ा है तो उसके साथ सिल दिए उसको, है ना। ये तो इस तरह की कहानी थी मतलब, है ना, जो मुझे मतलब अभी याद है मतलब कि वो सब सिचुएशन था हम लोगों का, ठीक है, जब 6-7 साल का था। पिताजी की जॉब आर्मी में लगी, है ना। ये तो हम लोग एक सेंट्रल स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होती है, तो वहाँ एजुकेशन मिलना शुरू हुआ। तो बिल्कुल जो मेरा गाँव था वहाँ का स्कूल था, वहाँ की तुलना में अब तो रहने के लिए पक्का मकान मिल गया हम लोगों को, है ना। ये
और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, हर तरह का खाना मिल रहा है खाने को, है ना ये। तो हमेशा ये रहता था कि यार चलो ठीक है यहाँ तो सही हो गया, लेकिन गांव में जो बाकी लोग हैं या इवन जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में इतने लोग हैं जो इतनी गरीबी के साथ जी रहे हैं, ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हैं, ठीक है ये, वो कैसे सुधरेगा? अब मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, मतलब अभी के टाइम में क्या कर सकता हूँ कि जब मैं 6th क्लास में हूँ, जब मैं 7th क्लास में, जब मैं 8th क्लास में हूँ, ठीक है, ये उस समय की बात है। जब भी आप गांव में आते थे आप देखते थे कि वही गरीबी चारों तरफ है ना ये, लोग उस तरह से है कि मतलब बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। तो हमेशा ये लगता था कि यार मतलब कुछ भी इतना अच्छा लगता था कि मैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक मैं पढ़ा करता था। इवन मुझे याद है कि छठ पूजा का टाइम था तो 1-2 गाने जो आते थे ना वो मैंने लगा कि एक दिन तो शायद मैं सुबह 6 बजे तक मतलब पढ़ ही रहा था, ठीक है। तो मतलब मजा आता था, मतलब है ना ये कि मैथ्स बना रहे हैं तो पूरा बना लिए, एग्जाम के पहले इंश्योर किया कि 2-3 बार मैथ की किताब मतलब पूरा खत्म हो, कि एक क्वेश्चन जो है रटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक ही किताब है आप उसको 10 बार पढ़ जाओगे सोच के, अच्छे समझ के, तो आपको एक एक चीज याद हो जाएगी ना। 10th क्लास में जब मैं था तो मुझे हमेशा ये होता था कि मतलब मेरी याद करने की कैपेसिटी ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, सबसे बड़ा समस्या ये था। इवन जब मैं कॉलेज में था तो यूपीएससी की तैयारी करते समय मुझे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं रहता है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। इवन लोग गाने सुनते 2-3 बार में याद हो जाता है, मैं 50 बार सुनूं तभी पूरा गाना याद नहीं होता है। तो इस तरह की सिचुएशन थी, है ना ये। तो इसमें डाउट आता है कि आखिरकार मतलब क्वालिफाई कैसे करोगे, और ये सच्चाई है जो बता रहा हूँ आपको मैं, है ना ये, कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो ना वैसे मैं भी सोचता था कि यार ये सामने भाषण दे रहा है इसी तरह बनेंगे कैसे, है ना ये, क्या किया होगा इसने। लेकिन हर किसी की कहानी ऐसी होती है, मतलब जब मैंने क्वालिफाई किया तब मैंने देखा, मतलब है ना ये, कि चैलेंजेस जो हर कोई जूझता है वो हर कोई जूझता है, हर के लिए कॉमन होता है ना, क्योंकि दिमाग ही उस तरह की है ना भाई। कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क थोड़ी है कि एक बार डाल दिए तो वहाँ बचा रहेगा। हमारा दिमाग जो है ना गोदाम की तरह होता है, जहाँ आप चावल डालते हो, नया चावल डालने के लिए पुराने को निकालना पड़ेगा। कोटी समझते हो ना, जो पहले मिट्टी का बनता था, उसका एग्जाम्पल कई बार मतलब है ना कि मुझे एक टीचर उसी का एग्जाम्पल दिया था। तो कई बार जब मुझे लगता था ना कि मतलब मैं कमजोर हूँ, मुझे याद नहीं आता है ना, मुझे समझ नहीं आता है चीजें, तो खुद एग्जाम्पल मैं अपने आप को देता था ये कि दिमाग जो है एक कोठी की तरह है, नया चावल डालना है तो पुराना चावल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप जब भी कभी नया चीज पढ़ रहे हो ना, वो जैसे से आएगी पुरानी चीज आप पुराना होते ही जाएगा, ठीक है, भूलते ही जाओगे। लेकिन अगर आप उस चीज को कुछ एक सिस्टम बनाओ जिससे कि आप जो आप 1 साल बाद पढ़ा है वो भी आप 1 साल बाद फिर से पढ़ो तो याद आ जाए, तो तरीके हो पाएंगे, ठीक है। इस पे भी आएंगे कि मेथड क्या क्या चीज होता था, ठीक है। तो ये हम बोल रहे थे कि जैसे मोटिवेशन किस तरह का रहता था कि और जिस समय आप उस समय क्या कर सकते हैं बेस्ट चीजें, ठीक है। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको समाज में बहुत कुछ बदलना है, आप क्या जाकर कर पाओगे अभी कुछ? जैसे रोड है, रोड ही सही नहीं है, या तो लोगों ने घर झुग्गी झोपड़ियां इतनी बना दी है ना ये, क्या कुछ कर पाओगे? अभी कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो सरकार की पूरी सिस्टम आपके साथ है, उनकी पूरी रिसोर्सेज आपके साथ है। आप बढ़िया बिल्डिंग बनाओ ना सबके लिए कि 1 फ्लोर पे वो लोग रहेंगे, ऊपर 3-4 फ्लोर रहेंगे जिससे बिजनेस ही चलेगा और वो लोग वहाँ के लोग ही एम्प्लॉयड रहेंगे। तो प्लान में भी सिटी भी बनेगी वहाँ पे जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक होगी, ठीक है। तो ये लेकिन कब हो पाएगा? ये सब आप ओवर द प्रोसेस सोचते हो कि यार अगर हम बन गया तो मैं क्या करूंगा, किस चीज के लिए करूंगा। और ये सारे जो मोटिवेशन होते हैं ना आपको कभी सोने नहीं देते हैं, ठीक है। आप रात बीत जाएगा आपको मतलब नींद नहीं आएगी। इवन जैसे ऐसा होता था ना कि मतलब कभी कभी मुझे नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, सो गया लेकिन नींद नहीं आ रहा, तो वैसे में क्या किया जाए? तो वैसे में पढ़ाई करो ना, कभी ना कभी तो नींद आएगी। मेरे पिताजी कई बार बोलते थे कि इतना मत पढ़ा कर पागल हो जाएगा, ठीक है, कि 2 दिन लगातार मत पढ़ो, ये है वो है ना ये। तो कई बार लगता था कि जैसे आप इतना पढ़ रहे हो सो नहीं रहे हो, है ना ये, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि पागल हो जाएंगे। बट इसमें भी कुछ रिसर्च है कि 11 दिन तक आदमी अगर बिना सोए रहे तब मरता है, पागल होता है, कुछ ऐसा है ना ये। तो 2-3 दिन तो चल ही जाएगा, ठीक है। इवन ऐसा है ना कि देखो कि प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे आप रात में गए सोने के लिए, ठीक है, 1-2 घंटा आपको नींद ही नहीं आया, 2 घंटे बाद आपको नींद आया, ठीक है, तो वो 2 घंटा तो बर्बाद हुआ ना आपका। सोचो उस 2 घंटे में आपकी जगह पे कोई और जो पढ़ रहा होगा वो तो पढ़ ही रहा होगा, जो आपकी तरह ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा होगा, तो वो तो आपसे आगे ही निकल रहा है ना किसी न किसी तरीके से। तो ये कि अगर नींद नहीं आ रहा तो लगातार किताब के सामने ही बैठे रहो,
ठीक है। करना क्या है वो भी आपको पता ही है कि जो साल भर आपके पास कुछ एक फिक्स सिलेबस है उसको लेना है और हर दिन पढ़ना है, ठीक है। उसी को रिवाइज करना, उसमें सोचना है कि आखिरकार ये चीज़ क्यों है। पॉलिटी भी पढ़ रहे हो तो अगर पार्लियामेंट वाले पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो वो, ठीक है। अब इस पे आते हैं कि अगर फेल हो गए तब क्या करेंगे, है ना ये, और यूपीएससी में आंसर क्या होगा। तो ये देखिए कि जैसे आपने साल भर जब पढ़ाई किया है तो आप हर चीज समझ गए हो कि चीजों का एनालिसिस कैसे करते हैं, कोई स्कीम है तो क्यों है, इस तरह की चीजें, और बहुत कुछ आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हो और करने से आपको कभी कोई रोकेगा नहीं। जैसे मेरा एक एम था कि मुझे एजुकेशन को सही करना है ना ये। अब एजुकेशन को सही करना तो गवर्नमेंट में आगे तो वो एक अलग सिस्टम है, किस तरह से करेंगे, है ना, कि जितने भी स्कूल है वहाँ की जितने भी फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, सबको एक ट्रेनिंग दूंगा मैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, ठीक है ये। तो यहाँ काम बटा हुआ है। जैसे मेरा मेन काम क्या है अभी, रिवेन्यू जनरेट करना सरकार के लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट काम है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी देखिए मेरे पास जैसे कुछ कुछ केसेस हैं, ठीक है, कि विदेशी कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने इंडिया में 2800 करोड़ रुपए कमाए और उसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं भरा, तो उससे नुकसान किसका है, देश का है ना। अब उसका क्या है ना, अगर 20% टैक्स में कैसे भी करके कलेक्ट कर लेता हूँ तो 20% टैक्स कितना हो जाएगा, उसका कितना होगा, 560 करोड़, ठीक है। 560 करोड़ में आप ये बताओ यहाँ का कोई एरिया सुधर सकता है कि नहीं, सुधर सकता है ना। इससे बस मेरा एक ही मेहनत रहेगा, मुझे बस अपना दिमाग लगाना है कि कैसे यहाँ पे टैक्स होगा, है ना। ये उसने क्या स्कीम लगाई जो उसका एग्जेम्प्ट बन रहा है वो, ठीक है। तो ये भी काम तो बहुत जरूरी है ना, कि आप जो सोच रहे हो, एक सोचने से आपका और आपकी थिंकिंग एबिलिटी से जो है वो कैसे क्या टैक्स यहाँ पे आएगा और किस तरह की पॉलिसी होना चाहिए जिसके कारण टैक्स कलेक्शन इंडिया में बढ़े। जितने विदेशी कंपनियां हैं जो भी हैं वो इतने टैक्स भरे कि यहाँ पे फंड्स की कमी ना हो डेवलप करने के लिए। तो ये कितना बड़ा काम है ये भी, कि आप रिसोर्स जनरेट कर रहे हो चीजों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। आप जो सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे हो ये एक्सपेंडिचर साइड में है, ठीक है। आपके हिसाब से डिजाइंड है, क्योंकि आपने जब यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको पता है कि किस तरह का एजुकेशन इम्पार्ट करूंगा। तो जो 1 क्लास से जो बच्चा है ना वो 10 तक जाते जाते मोस्ट कॉम्पिटिटिव होगा, कि किसी भी लिहाज हो सकता है कि सोसाइटी के और भी लोग आपके साथ आएंगे, रिसोर्स को पुलिंग करेंगे और धीरे धीरे आप वो एजुकेशन सिस्टम को और बड़ा करते जाओगे। तो ये भी काम होगा, लेकिन क्या होगा, छोटे से शुरुआत होगी, कि जिससे पहले आपने 1 साल में 50 बच्चों को टारगेट किया, रिसोर्सेस आए 100 हो गए, 150 हो गए, हो सकता है 10 सालों बाद जो है वो आपके 1 लाख 2 लाख इस तरह से हो, और 10-15 सालों में आपने ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया कि बहुत लोग आपके पास हेल्प करने के लिए हैं और आप पूरा चेन ऑफ स्कूल चला रहे हैं जहां पे आप उस तरह के बच्चों को वो एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं जो कि यहाँ नॉर्मली नहीं मिलती है। पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि ये जो तैयारी आप जो कर रहे हो ना, ये आपको उस तरह से प्रिपेयर्ड कर देता है। आप देखो ना, आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में केवल आप ये नहीं पढ़ते हो कि संविधान किसने लिखा, आप पूरा सिस्टम पढ़ते हो ना यहाँ पे, कि आखिरकार हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी है वो क्यों है, अंग्रेजों ने ऐसी सिस्टम क्यों बनाई थी, है ना ये। और आप प्रेजेंट से कंपेयर करना शुरू करते हो उसको, कि अभी के टाइम में अगर सिस्टम चल रहा है, या तो मान लो कि आपको भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ही चलानी है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, आपको लोगों से कैसे मैनेज करना होगा, कैसे डील करना होगा कि लोग जो है आपके पास आए, अपने बच्चों को भेजें वहां पढ़ने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री से आपको एक समझ में आता है चीज है ना, कि इस एरिया की हिस्ट्री क्या रही है। एक होता है ना, जैसे आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको एक हैबिट है हिस्ट्री पढ़ने की, कहानी जानने की, तो किसी का भी हिस्ट्री जानने की पूरा कोशिश करोगे आप, एक एनालिटिकल थिंकिंग आती है आपके अंदर, चीजों को देखने का, समझने का, है ना, ये कि आखिरकार इंडिया क्या था, अंग्रेज आए या मुगल आए तब क्या रहा, प्रेजेंट क्या है, और लोग अगर सही ढंग से न चले तो आगे क्या हो सकता है। और वो जो हिस्ट्री पढ़ते हो एक लाइन से एक सीक्वेंस जो रहता है, वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हो कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, आप जो ऑर्गेनाइजेशन लाए उससे क्या होगा, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या करना है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि कौन सा एरिया किस तरह की मिट्टी है ना, ये किस तरह की फसल हो सकती है, ठीक है। ये सारे चीज मैंने सोचे हुए थे कि अगर मान लो मैं क्वालिफाई नहीं किया ना, तो कम से कम अपने गांव में जाकर ये सब चीज करूंगा
कि एक सेंटर खोलूंगा जहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी जिस तरह की है, लोगों को अगर मान लो खेती करनी है तो एक सही सलाह पहुंचेगी कि इस एरिया के लिए कौन सी फसल वैसी उगाई जाए जो मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग हो, और जितने भी किसान हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाएगा कि आप सब मिलकर यही चीज करो, सो दैट इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इनकम सबकी बढ़ेगी। क्या ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है? बताओ, ये भी तो है ही ना। आप फर्क देखिए क्या है कि आप जब सिस्टम के साथ हो ना तो पूरे सिस्टम के सिस्टम आपके पास है, मतलब पूरी रेवेन्यू सिस्टम है। आप करना चाहते हो तो सरकार के रिसोर्सेस आपके साथ हैं, और सरकार के पास मैन पावर बहुत है ना। सबको मतलब बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो आपके साथ लगे रहेंगे काम करने के लिए, ठीक है। आपको उनकी सैलरी ये सब का टेंशन नहीं लेना है, पैसे की टेंशन नहीं लेनी है कि इतना रेवेन्यू बजट है मेरा, इतने करना ये है वो है। लेकिन आप जब खुद से शुरू करना चाह रहे हो, सेकंड ऑप्शन जब आप दूसरे तरफ हो, तो यहाँ आपको टेंशन रहता है इन चीजों का कि अगर मैं किसी को लोगों को लगा रहा हूँ तो उनका मतलब जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, वो हमारे भरोसे हमारे साथ जुड़े हैं, है ना ये, तो उनको कैसे इंश्योर करें। जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए, है ना ये, वो किसी तरह का नुकसान ना हो। किसी अगर किसान को अगर आप फसल की जानकारी दे रहे हैं तो इनकम बढ़नी ही चाहिए, है ना ये। मार्केट ढूंढना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, है ना ये, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर सिस्टम के साथ हो तो सरकार के लिए तो हमेशा सिस्टम बनी हुई है। एक्सपोर्ट करना है तो बिल्कुल करवा सकते हो, लोगों करवा सकते हो, उन्हीं किसानों को करवा सकते हो आप, लेकिन सरकारी सिस्टम से, ठीक है। तो आप फेल कहीं नहीं होते हो, ठीक है। चैलेंजेस दोनों जगह है। यहाँ चैलेंजेस ये है कि आपको ये जो कट ऑफ है ना इसमें आना है। मतलब ये मान के चलो ना कि फेल इसलिए कोई नहीं होता है ना, कि आप ये मान के चलो कि अगर 12 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और केवल 1000 लोग की ही सीट है, तो सबका एक नंबर ही बराबर तो नहीं आएगा ना, कि सबका 900 ही आएगा सबका 1000 में से। हो सकता है कुछ का कहीं भी कुछ लिखने में थोड़ा या थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो इसी में होता है कि जो टॉप जो 1000 है वो हो गया, लेकिन जो 1200 पे 1300 पे या जो भी जहाँ पे भी है वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फेल हो गया है, ये बस ये हो गया कि इस इतने कम कट ऑफ में आप नहीं आ पाए हो, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि आपने अगर तैयारी सही से की है तो उसका क्या रिजल्ट है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अब इसमें आते तीसरी कैटेगरी में, ठीक है, कि आप बस आए और तैयारी कर रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ा दिया गया, घर में गए, ठीक है, एक बार बस अपने रीडिंग मार ली, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? आप मान लो कि 10 घंटे पढ़ भी रहे हो, ठीक है, लेकिन आप केवल वही चीज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। धीरे धीरे आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया। या कई बार तो ये होता है कि मैंने देखा जो मैक्सिमम चीजें होती है कि आप बस इसी चीज में रहते हो कि पता नहीं क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, है ना ये। दूसरा ये होता है कि तरह तरह काम आ गए, ठीक है, आप उसमें बिजी हो। आप सोचो कुछ भी जब करोगे ना ये सब चीजें, तो आप अपना टाइम तो वेस्ट ही कर रहे हो ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, इंडिपेंडेंटली आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन साल भर पहले जो है मुझे इतने अच्छे से पढ़ना है ना कि चाहे फेल हो या पास हो, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं कहीं भी रहूंगा सक्सेस कर जाऊंगा, ठीक है, ये नहीं तो वो सही, मतलब वैसे ही करूंगा। तो इससे फिर आपका ना कि इंटरव्यू में अच्छा खासा जवाब जाता है कि सर जब मैं सिस्टम में रहूंगा तो मैं ये थिंकिंग, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, है ना ये। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो जिंदगी खत्म नहीं है। ये काम मैं तब भी करूंगा जब मैं बाहर भी रहूंगा, लेकिन शुरुआत छोटी रहेगी और वो धीरे धीरे बड़ा होगा। लोगों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना, मेहनत लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है प्राइवेट में। हर किसी का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो भी कुछ कर रहा है। एक समाज को चेंज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, वो सिस्टम मेरे से ही शुरू होगी। लेकिन जब सिस्टम के पार्ट है तो पूरी सिस्टम एक वो रहेगी, लेकिन जो थिंकिंग है मेरा करने का वो तो मैं करके ही रहूंगा। तो आप जब ऐसा आंसर दोगे तो वो सामने वाला आदमी क्यों नहीं चाहेगा कि आपके जैसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, ठीक है। तो ये होता है कि आपको जो इंटरव्यू भी होता है ना, कितना घटिया से घटिया भी क्यों ना जाए, कि कुछ भी कभी ड्रेस पहन के चले गए, कुछ भी। कई लोग बोलते हैं कि यार टाई नहीं पहन गए इसलिए नहीं गया, चमकता हुआ शर्ट पहन लिए थे इसलिए ऐसा हो गया, है ना, इंग्लिश सही से नहीं बोल पाए इसलिए नहीं हो पाया, है ना ये, थोड़ा लड़खड़ा गए थे इसलिए नहीं बोल पाए। बहुत तरह की चीजें रहती है। लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाकर अपनी जब थॉट प्रोसेस वहां पे जब कम्युनिकेट कर देते हो ना कि मैं इस चीज के लिए सिस्टम में जाना चाहता हूँ, और अगर नहीं भी बन पाया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है ना ये, क्योंकि करने के लिए जो करना चाह रहा हूँ मैं कहीं से भी करूंगा। लेकिन सिंस सिस्टम का पार्ट बनूंगा तो ये सिस्टम को एक फायदा है कि अगर मेरे जैसे लोग अगर जुड़ेंगे
तो बहुत फायदा होगा सिस्टम का कि काम जल्दी होगा, एक मोटिवेटेड लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस हो गया, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? हाँ भाई, हाँ सब्जेक्ट के लिए चलता है सर कि एक जैसे स्टार्ट करते हैं तो लगता है दूसरा भूल रहे हैं, तो वही हम दिमाग में चलता है। कोई भी चीज़ मतलब पढ़ते हैं तो जल्दी याद नहीं होता, याद भी होता कुछ मतलब सोचने के बाद बहुत देरी के बाद याद होता है। फिर से रिपीट कीजिएगा। सिलेबस ही इतना वास्ट देख करके लगता है कि वो कवर हो पाएगा कि नहीं टाइम। बिल्कुल ठीक है। आप sometimes when I used to just study, so मुझे ऐसा फील होता है ना कि I can, sometimes I can't, ऐसा फील होता है। so मुझे लगता है अगर मैं बहुत अच्छी स्टडी कर रही, कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन स्टडी करती हूँ, then I can, ऐसा फील होता है। it's just like a full of confidence, but sometimes ऐसा होता है ना कि कुछ आपको काम आता है या फिर किसी ने कुछ कहा या मतलब कुछ भी, then वहाँ पे ऐसा फील होता है कि यार मैं क्या करूँ, व्हाट आई एम डूइंग दिस डेज। सो इवन मतलब आई कांट डू दिस, ये मेरी स्टडी के लिए अच्छा नहीं है। सो मुझे इस पर अच्छा फोकस करना चाहिए एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन इट, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पेरेंट के मतलब इफेक्टिव डे क्या होना चाहिए, मतलब अगर वो तैयारी कर रहा है, मतलब एक दिन का उसका क्या प्लान होना चाहिए? ठीक है। सबसे बड़ा मिथ है कि जो सिलेबस है यूपीएससी का बहुत वास्ट है, समित है। लोग इसको इसमें आने से पहले सर ऐसा सोचते हैं सर कि क्या हमसे ये पूरा हो पाएगा या नहीं, तो सर इस पर आप लोग जब यहाँ पे बैठे हो ना तो ये स्कूल की ट्यूशन नहीं है, एक कोचिंग है जहाँ पे, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप ये पढ़ रहे हो, जिंदगी में सक्सेसफुल ही रहोगे। इसकी भी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको तरह तरह के, है ना, ये भी आगे चल के, चाहे आप सिस्टम के साथ हो या बाहर हो, एक फेलुअर नहीं होगी, है ना। ये नॉर्मल आदमी जो होता है ना उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ही एक स्किल्ड होगे, जो कि उसकी तुलना में ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा अच्छे प्लान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफाई कर गए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना ये, कि आप सिस्टम के साथ हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। ये अब आते हैं इसके प्रोसेस पे, है ना। ये बाकी लोग जिनसे सवाल मतलब नहीं पूछा गया, मतलब जो नहीं बता पाए, वो आगे के लिए रहेंगे, है ना। ये तो फिलहाल देखिए, जो भी सवाल आप लोगों ने पूछा ना है कवर कैसे होगा। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, एक चीज़ ये हो गया ना, ये 5 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 20 घंटा पढ़े, है ना। ये चीज़ें हैं। तो मेनली सबका डाउट इसी तरह का है कुछ। ठीक है, तो धीरे धीरे आते हैं हम लोग, है ना, ये इस पे। तो इस पे देखिए, मतलब है ना कि मैं आपको अपने बारे में ही बता पाऊंगा कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि मोटिवेशन कहाँ से आती है, कि क्यों करना है, और अगर नहीं भी कर पाए तो फिर जिंदगी में क्या दुखी होकर बैठ जाना या काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, कि जो चीज़ आप कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू समझिए कि आप क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं जहाँ मतलब कोचिंग करने गया था वहाँ बताया था कि आप जब से इंस्टीट्यूट में कदम रखें आप उसी दिन से IAS हो। ठीक है, उस थिंकिंग के साथ आपको जाना है, आगे बढ़ना है, कि कोई भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो वो चीज़ को उस हिसाब से सोचो आप। ठीक है, तब आप आस पड़ोस में भी चेंजेस देखोगे कि यहाँ पे ये बदलाव है, ये करेंगे वो करेंगे, जब बनेंगे तो, है ना। ये अब आता है कि बनेंगे कैसे। ठीक है, ये सिलेबस ये सब चीज़ें हैं या याद नहीं रहता, उसके पीछे कैसे जाएं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इतना बड़ा पोजीशन है और कुछ इतने बड़े स्किल्स हैं जिसके कारण आप कभी फेल नहीं हो पाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए कि मतलब वही जैसे ना, मैं अपने आप फेलुअर भी मानता हूँ कि मैं मतलब है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ फिलहाल, है ना। ये मैं एक्सपेंडिचर इनकम साइड पे हूँ। ठीक है, कि मुझे एक था कि मैं एक्सपेंडिचर साइड में रहता तो ठीक था, लेकिन फिर मेरा दिमाग जो है ना एनालिटिकल मैथमेटिकल टाइप का है, तो मेरा जो ज़्यादा मतलब मैं बेहतरीन जो काम कर पाऊंगा वो इनकम साइड में ही कर पाऊंगा। कि जहाँ लोग 10 तरह का दिमाग लगा रहे हैं ना कि पैसा कैसे जो बचाएं, टैक्स ना भरें, उनको कैसे ब्रेक करें। क्या ना कि आप सोच सोच के जो है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, अभी हाल ही फिलहाल मैंने सर्च किया था, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड सुनते हैं, तो एक आदमी के मतलब 3-4 घर थे, सब पे मिला के 37 करोड़ रुपए मतलब सीज किए। 600 करोड़ का हिसाब किताब था, वो मतलब पकड़ लिया तरह से। एक और जगह मतलब इस तरह से रहता ही है, कहीं 1200 करोड़, कहीं 1000 करोड़, कहीं 600 करोड़, और लोग खुश रहते हैं बिल्कुल, जिस तरह से इंटरेक्शन रहता है ना मेरा, और जो मैं समझाता हूँ लोगों को, लोग मतलब बिल्कुल खुशी खुशी होकर मतलब जो है ना टैक्स भरने को तैयार रहते हैं।
यहाँ से इतना टैक्स भर देंगे, जो मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये है ना भाई कि जैसे बिहार जैसा राज्य है ना, हम ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, और मैं तो खुद सरकार में हूँ ना, तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, सरकार काम नहीं कर रही है। एक तो आप देखो तो इतने कम यहाँ पे लोग हैं काम करने के लिए, एम्प्लॉयज हो गए, काम इतना ज्यादा, क्योंकि इंडिया क्या है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, समझ रहे हो, और यहाँ बस 2% लोग केवल टैक्स पे करते हैं। तो कितना ही पैसा है सरकार के पास कि सबका भला कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो अगर मान लो जो भी टैक्स का चोरी करता है, अगर वैसे लोग पकड़ेंगे नहीं, तब तक पैसा कहाँ से आएगा कि काम करे? तो पहले तो उन लोगों को सुधारना है मुझे, ठीक है। तो ये है कि अपने स्किल के हिसाब से यहाँ है, लेकिन अब दूसरा ये लगता है कि जो एजुकेशन सब सुधारना चाह रहे हैं, कहीं उसमें मैं लेट ना हो जाऊँ। तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि देखिए कि जैसे जो मेरा गांव पड़ता है ना, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे है ना, डोबी ब्लॉक सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ ही कोटवारा करके जगह है, तो उसके आगे फाटक बीघा धर्मपुर एक गांव पड़ता है, जो मेरा गांव है वहाँ पे। तो फिलहाल वहाँ पे देखिए कि स्कूल मतलब रनिंग है वहाँ पे फिलहाल, जिसमें फिलहाल इनिशियल टारगेट जो है वो 50 बच्चे जो है उनको, वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, मतलब है ना, ये पेरेंट्स का डेथ हो गया, ठीक है, मतलब इतनी गरीबी है कि स्कूल नहीं भेज रहे हैं, है ना, ये क्यों खाना मिला तो वहाँ गया, बाकी समय पढ़ाई नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोगों को ही टारगेट किया गया है। और वैसे 50 लोग को एजुकेशन किस लेवल की दी जा रही है कि जैसे आपका जो डिजिटल बोर्ड यहाँ लगा है ना, वैसा ही डिजिटल बोर्ड वहाँ क्लास में लगा हुआ है, 4 साल से 13 साल के बच्चे। क्योंकि आप मान के चलो कि अगर इस एज में सही एजुकेशन नहीं मिले ना, तो बाद में कैचअप कभी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को मतलब सिलेबस वैसा दिया जा रहा है, जो HP कंपनी है उससे सिलेबस खरीद कर दिया जा रहा है, जो बेस्ट ऑफ द मतलब फील्ड है, मतलब वो अपने आप में कैसा एजुकेशन, मतलब जो फर्स्ट क्लास में वो इंग्लिश में बात करना धीरे धीरे जान चुके हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना, चीज़ों को पहचानना समझना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा जो आस पड़ोस के जो गाँव है वहाँ पे जितने भी घर हैं, ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर एक घर की कम से कम एक लेडीज जो है ना, ये जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो मिट्टी का घर है, उनको सिलाई सिखाया जाए, और सीख भी रहे हैं वो, और सिलाई सीख कर उनको सिलाई भी कर रहे हैं, जैसे उनके रोजगार शुरू हो रही है ना। अचार की मतलब अचार बनाने वाला काम, ठीक है, ये इस तरह का हो गया। जो फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया कि जैसे बच्चे जो है वो आगे कंप्यूटर सीखें, वर्ड, एक्सेल, यहाँ तक कि बहुत सारे जो पैम्पलेट है आप यहाँ देखते हैं, है ना, ये किताबों का अपना जो ऊपर कवर देखते हो, वो सब गाँव में बन के आता है, मतलब यहाँ पे गाँव से बन के आता है वो, कि समझो किस लेवल की वो लोग मेहनत कर रहे हैं और किस तरह का अचीवमेंट है। तो वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही ना। अब मैं सरकार से मदद नहीं ले रहा हूँ, मैं बाहर से कर रहा हूँ, कि जैसे कुछ लोग मुझे वेल नॉन मिले, या जो लोग लाइक माइंडेड जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए, हमारे जैसे लोग काम करेंगे। तो काम कर रहे हैं और सही में से बहुत चीज़ें सक्सेस हो रही हैं, है ना। ये इवन आप देखो, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है ना, ये जैसे 4-5 ब्रांचेस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों है और क्यों ये इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है ना, ये पर्पस क्या है इसका, तो बताऊंगा। तो आखिरकार देखो, लेकिन चीजें चल तो रही है ना भाई, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें तो है ही ना। जितना ज्यादा टाइम दूंगा उतना ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो अगर मैं सर्विस में नहीं भी रहता ना, तब भी करता। जैसे मेरे भैया लोग हैं, जो भैया लोग हैं ना, ये वो फुल टाइम मतलब यही सब काम कर रहे हैं फिलहाल, है ना, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चेंज आप एज एडमिनिस्ट्रेशन में लाके करना चाह रहे थे, वो पॉजिटिव चेंज बाहर से तो हो ही रहा है ना। आपकी मार्गदर्शन रहती है, आप जिस तरह सोचते हो, एक थॉट प्रोसेस को वहाँ इंप्लीमेंट करते हो कि ये काम ऐसा होना चाहिए। इसका बिगर पिक्चर ये है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग विलेज में सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। कि जैसे मतलब है कि पेड़ वेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि कैसे होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग, जैसे मशरूम फार्मिंग वाला गाँव में शुरू करवाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कहाँ से आई है? अचानक से नहीं आती दिमाग में। कोई घर में बैठा हुआ लड़का रहेगा, उसको नहीं आएगा कि ये कर देते हैं अचानक शुरू। ये जो पूरा पढ़ते हो ना यहाँ पे, वो प्रोसेस से ही आपको आइडिया आता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। वो जो यहाँ टाइम मैनेजमेंट करते हो, वो टाइम मैनेजमेंट आपका टारगेट वहाँ सेट करता है कि कैसे अचीव होगा, ठीक है। जैसे अभी यूपीएससी का सिलेबस बहुत क्या मतलब बहुत ही ब्रिलियंट हो कि बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया है, ये हो, या तो फिर सरकारी स्कूल में मतलब थे, अचानक से मतलब हुआ कि नहीं यार कुछ तो सही करना है, इसकी तैयारी करने के लिए आए हो, कि इस लेवल के इंसान हो। तो हर चीज़ में फर्क है ना। ये अपना लेवल समझिए। मेरा लेवल ये था कि मेरी कंपटीशन उन लोगों से थी जो दिल्ली जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, जिसको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता लेकिन लिखता अच्छा हूँ मैं, ठीक है। और लिखता भी इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि लिखने की मतलब आदत बहुत थी मुझे,
जैसे मैं 6th 7th ऐसे में भी था ना ये, तो ये था कि मैं भूल जाता था चीज़ों को। तो कैसे क्या किया जाए, आखिर 2 बजे रात तक कोई किताब पढ़ोगे, आपको कितने दिन तक याद रहेगा वो? 1 हफ्ता 2 हफ्ता है ना ये। कोई मूवी देखते हो वो कितने दिन तक याद रहता है? कुछ तो रहेगा ना, 2-3 महीने रहेंगे, 3-4 महीने रहेंगे, वो भी तो साल भर बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन वो मूवी को अगर आप 3-4 बार देखते रहो साल भर में, तो क्या भूल पाओगे उसको आप? ठीक है, नहीं भूल पाओगे ना उस चीज को। तो सेम टू सेम यहाँ पढ़ाई में भी करना होता है, ठीक है। पहले इस पे आता है कि पढ़ाई कैसे करना, फिर टाइम मैनेजमेंट पे आएंगे, है ना ये। कि देखिए जैसे मेरे साथ क्या था कि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, और इसलिए मैं तैयारी नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, मतलब पूरे साल बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जब वहाँ पे गया तो किताबें थी ना, मतलब मैं 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, ठीक है। पढ़ के जितनी किताबें थी ना, जैसे हिस्ट्री के लिए कुछ डेजिग्नेटेड किताबें होती हैं, कि जैसे कई लोग कुछ पढ़ते हैं, जैसे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता था, NCERT हो गया है ना ये, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ता था, पॉलिटी के लिए हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जैसे GC लियोंग हो गया और NCERT हो गया, ये सब हो गए। तो आप सोचो 3 महीने पढ़ के सब खत्म कर दिया, तो बहुत चैलेंजिंग होता है वो, कि 3 महीने पढ़ के खत्म कर दो। बट पढ़ने के बाद भी क्या, अगले दिन अगर मैं सोचूं कि मैंने 2 महीने पहले क्या पढ़ा था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। जब किताब खोल के देखा तो अरे ये भी पढ़ा था क्या, ये चीजें हैं। मैंने फिर से एक और रीडिंग दिया, ठीक है, पूरी किताब का, फिर से एक और फिर से पूरा सिलेबस खत्म किया 4 महीने में। तब तक दिसंबर आ चुका था, है ना ये। लेकिन प्रोग्रेस क्या था कि कुछ भी याद नहीं रहता था। इवन मैंने फिर ये करना शुरू किया कि जैसे एक किताब थी है ना ये, बिपिन चंद्रा का है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मोटी किताब आती है थोड़ी वो, ठीक है। वो मैं चैप्टर पढ़ता था, और जैसे पूरा एक पन्ना पढ़ गया ना, तो इसका उसको बंद किया और फिर मैं लिखना कोशिश करता था कि पहले लाइन में क्या है, दूसरे लाइन में क्या है, तीसरे लाइन में क्या है। तो इतना ही स्लो प्रोसेस था, स्लो इन द सेंस कि आप पूरा किताब फिर से लिख रहे हो, ठीक है, ऑन पेपर्स। तो इसमें भी टाइम जा रहा था, 10 दिन बीत गया, बस के 6 या 7 ही चैप्टर कर पाया मैं। तो मुझे लगा यार ये भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज है ना ये। और इसमें भी क्या है कि आज अगर पढ़ा हो तो कल तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो किया क्या जाए, तो एक टीचर ने मुझे सलाह दिया था, है ना ये, जब मैं ज्योग्राफी के लिए पढ़ता था वहाँ पे, उससे जब मैंने फॉलो किया ना तो बहुत ही इफेक्टिव लगा मुझे, और उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई, ठीक है। करते कहना क्या था उनका कि देखो तुम जो भी चीज़ पढ़ रहे हो पढ़ो, बहुत बढ़िया चीज़ है ना ये, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ केवल पढ़ के पार कर दे रहे हो ना, वो आपके दिमाग में हो सकता है 1-2 घंटे के लिए रहेगा, ठीक है, कि पिछले पन्ने में ओवरऑल कंटेंट क्या था। लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपने उसको लिखा भी तो वो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि पढ़ने में ना दिमाग का एप्लीकेशन नहीं होता है, लिखने में होता है। आप कुछ भी नहीं लिख दोगे ना भाई। आप सोचो जब भी कुछ अगर लिखते हो तो लिखते समय सोचते हो ना कि क्या लिख रहे हैं, तो वहां पे दिमाग का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और ये होता है कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए आपको याद रहेगा। अब जब लिखना ही है तो क्या पूरा किताब लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने अगर मान लो कि एक लाइन पढ़ी, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि in 1911 the capital of India shifted from Kolkata to Delhi, ठीक है, because of certain issues है ना ये, and for administrative simplicity। ये पूरी लाइन लिखी हुई है। तो ये पूरे लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि जैसे बस में अगर मैं ये लिखता हूँ 2011, ठीक है, कोलकाता और ब्रैकेट में लिखा कैपिटल और एरो देके लिख दिया दिल्ली, इससे क्या मतलब समझ में आता है बताओ? है ना ये, जैसे आप लिख सकते हैं ये। नहीं, ये पूरा लंबा रहना है ये। अब ये देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में
इन दोनों में देखो एक ही डिफरेंस है कि ये जो 2 लाइन है ना, इसको पढ़ने में टाइम कितना लगेगा आपको? मतलब 10 सेकंड तो लगेगा ही, और इसको पढ़ने में क्या लगेगा? हो सकता है 2 सेकंड लगे। तो आपने अपना टाइम यहाँ बचा लिया। अब जब आपने एक बार ये लाइन पढ़ लिया है कि 2011 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, सॉरी 1911 अब हो गया है ना ये। अच्छा मैं सब बोल चुका हूँ, ये ईयर सही है कि गलत है? ये